हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल है आपके? तो आज टॉपिक चेंज हुआ है अपना। ओके, माइनर नो डाउट बहुत अच्छे से दे रहे हैं आप, और एक नई तकनीक के तहत स्टडी इस साल अपनी चलती जा रही है। नो डाउट काफ़ी अच्छा चल रहा है ना। तो आज अगला जो चैप्टर अपन शुरुआत करेंगे, नाम है उसका आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम सुनील सोरान है, टीम सीएलसी सीकर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 हिंदी मीडियम का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो टर्म है जेनेटिक्स, इसका मतलब क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया है, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको समझा दूं। आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन जो है उनका अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब हो गया आनुवंशिकता और विभिन्नता, इनका अध्ययन किया जाता है। एक शब्द यहाँ पर और भी आएगा, इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम की बात भी होगी। क्या क्या अंतर है उन सबको समझते हैं अपन। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की मैं बात कर लूं। क्या है जेनेटिक्स? जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या मतलब हुआ? हेरिडिटी का मतलब हुआ आनुवंशिकता, तथा किसका अध्ययन है? वेरिएशन का मतलब विभिन्नता। इनका अध्ययन किया जाता है। वो शाखा क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है वो भी देखें। हेरिडिटी लक्षणों का स्थानांतरण है पैतृकों से संतति में। ठीक है, तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में, पैतृकों से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। और इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा इन लक्षणों की वंशागति देखी जाती है, इन लक्षणों का स्थानांतरण देखा जाता है, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो हेरिडिटी का मतलब तो हो गया पैतृकों से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण। ठीक है, और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वंशानुगति कहा जाता है इसको। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण होता है। जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण होता है। क्या कहलाती है बच्चों? इनहेरिटेंस कहलाती है। अब हिस्ट्री की और कुछ एक पॉइंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके फादर से संबंधित जनक कौन है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेरिडिटी जेनेटिक्स के फादर की अगर बात करें तो ग्रेगर जोहन मेंडल कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आगे आपको और दी जाएगी। ये तो हो गई फादर ऑफ सॉरी जेनेटिक्स। नंबर 2, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो कौन है? तो वो है विलियम बेटसन,
जिन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन भी किया है। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा, विलियम बेटसन के द्वारा। अगली बात आएगी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक कौन हैं? प्रयोगात्मक अनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो थॉमस हंट मॉर्गन है, जिन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है? फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया है। और किसको डिस्कवर किया? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को, सहलग्नता और पुनर्संयोजन की खोज भी इन्होंने ही की थी। ओके, और लास्ट में अपन बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव अनुवंशिकी के जनक कौन हैं? तो वो आर्कीबाल्ड गैरोड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप याद रखें। मैं कुछ एक फादर आपको लिखा रहा हूं यहां पर। फादर ऑफ किसके जनक? सबसे पहले तो बात आएगी अपनी वही अनुवंशिकी की। अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो वो है साहब ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगली बात आएगी मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवंशिकी। आधुनिक अनुवंशिकी के जनक हैं विलियम बेटसन। विलियम बेटसन, डब्ल्यू का मतलब है विलियम। ठीक है, आप तो बेटसन शब्द याद रख लेना। इन बेटसन ने कुछ शब्द दिए हैं, कुछ शब्दों का प्रतिपादन किया है। शब्द प्रतिपादन कौन कौन से शब्द दिए हैं एक साथ ही याद रख लेना। इन्होंने जेनेटिक शब्द भी दिया है, इन्होंने एलील शब्द भी दिया है। एलील आगे चलकर बताएंगे, अभी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में आपको। इन्होंने होमोजाइगस भी दिया है, समयुग्मजी। इन्होंने हेट्रोजाइगस भी दिया है। और इन्होंने हेमीजाइगस शब्द भी दिया है। हाँ भाई, बौखलाना नहीं है अभी इन सारे शब्दों को। अभी जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, आनुवंशिकी जो शब्दानुक्रम है, उसके दौरान समझाया जाएगा इसको आपको। नेक्स्ट आता है किसके जनक? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? वो हैं थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको टी.एच. मॉर्गन कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता और पुनर्संयोजन इसको खोजा है। प्रयोग किसके ऊपर किया? इन्होंने प्रयोग किया भाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, फल मक्खी जिसे कहते हैं। प्रयोग ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या बोलते हैं? फल मक्खी। ठीक है, और किसको खोजा? खोज की इन्होंने सहलग्नता की और पुनर्संयोजन की। सहलग्नता तथा पुनर्संयोजन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों को खोजा कि इन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने। और मानव अनुवंशिकी के जनक हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स के
मानव आनुवंशिकी वो हैं आर्कीबाल्ड गैरोड, ए गैरोड। आर्कीबाल्ड गैरोड। और इन्होंने पहला जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया उसकी खोज भी की है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। पहला आनुवंशिकी विकार, प्रथम आनुवंशिकी विकार कौन सा? एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया इसको खोजा है इन्होंने, ठीक है। तो अभी ये जो बातें आपके सामने लिखी हैं, इस वीडियो को आप पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। फिर आगे अपन बढ़ते हैं किसकी ओर? विभिन्नता की ओर, वेरिएशन की ओर, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और लिखना है। लिख लिया? चले आगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। ये स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा थोड़ा, ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी वीडियो को पॉज करके वैसे ही लिखेंगे अपन, ठीक है। मैं पूरा बोर्ड भरूंगा, फिर आपको एक साथ समझाया जाएगा। बात करते हैं बच्चों किसकी? विभिन्नता की, वेरिएशन की। वेरिएशन क्या है? विभिन्नता क्या है? वेरिएशन ये डिग्री ऑफ डिफरेंस है, अंतर है किसके मध्य? जनक और उसकी संतति के मध्य, या जो दो संतति हैं जिनमें सिबलिंग कहा जाता है, ठीक है, भाई बहन आप कह सकते हो इनको, उनमें जो अंतर की डिग्री पाई जाती है, अंतर का जो स्तर पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। तो इट इज ए डिग्री ऑफ वेरिएशन होगी, पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच हो सकती है या दो प्रोजेनी के मध्य भी हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएशन की परिभाषा क्या लिखेंगे? यह है जनकों तथा संतति या दो संततियों के मध्य दो संततियों के मध्य अंतर है, अंतर है। अब ये अंतर कैसा हो सकता है? आकारिकी, मतलब देखने से अंतर दिखाई दे सकता है, या कार्यिकी फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो सकते हैं, या शारीरिकी एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर साइटोलॉजिकल कोशिका से संबंधित अंतर पाए जा सकते हैं, या फिर बिहेवियरल व्यवहार से संबंधित अंतर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज कौन कौन से होते हैं? ये डिफरेंसेज होते हैं साहब, पहला मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, आकारिकीय हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल बोलो या आकारिकीय बोलो, एक ही बात। आकारिकीय अंतर हो सकता है, ये एनाटॉमिकल हो सकता है, शारीरिकी हो सकता है, एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकते हैं, शारीरिकी संबंधित अंतर हो सकते हैं। नंबर 3, ये फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बोलो या करिकीय बोलो, करिकीय अंतर भी देखे जा सकते हैं, या कोशिका से संबंधित साइटोलॉजिकल हो सकते हैं, या व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं, बिहेवियरल। व्यवहारात्मक
व्यवहार से संबंधित अंतर भी देखे जा सकते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएशन कहलाते हैं। इन वेरिएशन को उद्विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान आप पढ़ के आए हो और वहां पर आपने पढ़ा है कि विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक सोमेटिक कहलाती है, एक जर्मिनल कहलाती है। एक तो कायिक कहलाती है और दूसरी जननिक कहलाती है। कायिक कोशिकाओं से संबंधित कायिक विभिन्नता कहलाएगी, जननिक कोशिकाओं से संबंधित जर्मिनल वेरिएशन कहलाती है। तो दो प्रकार की विभिन्नताएं ये हो जाती हैं। तो वेरिएशन की टाइप की अगर बात करें, प्रकार की टाइप, तो ये कितने प्रकार का हो गया भाई? दो प्रकार। एक तो क्या कहलाती है? सोमेटिक, और दूसरी क्या कहलाती है? जर्मिनल। ठीक है, ये कायिक कोशिकाओं से संबंधित है। इसमें जो विभिन्नताएं आएंगी वो किस में आती हैं? कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, आया ना। तो सोमेटोप्लाज्म में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जीव की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब है इनकी वंशानुगति नहीं देखी जाती है। लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन होती हैं ये जर्म प्लाज्म में उत्पन्न होती हैं, और जर्म प्लाज्म में जो विभिन्नताएं आती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती हैं। अपन यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? अनुवंशिकी पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात होगी, वंशानुगति की बात देखी जाएगी। इसका मतलब है कौन सी विभिन्नताएं देखनी है अपने को? जर्मिनल वेरिएशन देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए तो एक चीज याद रख लेना, ये किसमें होती है? सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न विभिन्नता है। सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न विभिन्नताएं ये कहलाती हैं। जीव की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती हैं? नष्ट भी हो जाती हैं। नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? सोमेटिक। जर्मिनल वेरिएशन जर्म प्लाज्म में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता है। जर्म प्लाज्म में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका स्थानांतरण होता है, मतलब वंशानुगति देखी जाती है। अब कैसे देखी जाती है वंशानुगति? जो जर्मिनल सेल होती हैं, मतलब गैमेट बनाने वाली, वो युग्मक बनाएंगी। युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से नए जीव का निर्माण होगा। इसका मतलब है पहले जो जीव थे उनसे नया जीव बनाए और उस जीव में वो विभिन्नताएं जो हैं वो पहुंच गई हैं, वेरिएशंस पहुंच गई हैं। तो ये होता कैसे है? जर्म सेल की बात करूं मैं, जर्म सेल किसका निर्माण करेंगी? युग्मक का, गैमेट बनाएंगी। ठीक है, और गैमेट का क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है। और गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बनेगा और युग्मनज से नया जीव बनता है, नया जीव बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका स्थानांतरण देखा जाता है। अब जो जर्मिनल वेरिएशन है, जो जर्म प्लाज्म में होने वाली विभिन्नताएं हैं, इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है? इनका वंशानुगति की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार से होती है, एक सतत कहलाती है और दूसरी असतत कहलाती है। तो जर्मिनल वेरिएशन भैया दो प्रकार की होती हैं, एक कंटिन्यूअस होती है और दूसरी डिसकंटिन्यूअस कहलाती है। कंटिन्यूअस कह दो या इसको सतत कह दो, एक ही बात है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सतत और असतत। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं
ये कॉमन वेरिएशन कहलाती हैं, जनरली ये पाई जाती हैं और किसके कारण उत्पन्न होती हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण उत्पन्न होती हैं ये, ठीक है। जबकि असतत जो विभिन्नताएं होती हैं ये बहुत ही कम देखी जाती हैं, रेयर पाई जाती हैं किसी भी समष्टि में, और उत्पन्न होने का कारण इनका क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन के कारण ये उत्पन्न होती हैं। अरे इवोल्यूशन में पढ़ गया है ना इस बात को। तो म्यूटेशन के कारण जो उत्पन्न होती हैं वो तो असतत कहलाएंगी, और जो किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण या फिर क्या बोल दें पुनर्संयोजन के कारण जो उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सतत कहलाती हैं। ये कॉमन वेरिएशन है और ये रेयर वेरिएशन है, ये सामान्यतया पाई जाती हैं, ये सामान्यतया समष्टि में नहीं देखी जाती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए कौन सी विभिन्नताओं को सोल्टेशन भी कहा जाता है। याद करो, इवोल्यूशन में पढ़ा है आपने, सोल्टेशन किसके लिए काम में लिया है, म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न विभिन्नताएं सोल्टेशन भी कहा जाता है, इनको स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, हाँ या ना। तो क्या बोलते हैं, सतत कंटिन्यूअस जो वेरिएशन होती हैं ये सामान्य वेरिएशन कहलाती है, कॉमन वेरिएशन है, सामान्य वेरिएशन है, ठीक है। जो सतत वेरिएशन है ये स्मॉल वेरिएशन कहलाती हैं, और हजारों पीढ़ियों के बाद जाकर हो सकता है कि ये नई पीढ़ी का निर्माण करें, लेकिन ये अचानक उत्पन्न है, सडनली अपीयर हुई हैं, इसलिए ये नई प्रजाति का निर्माण करती हैं। ये सामान्यतः नई प्रजाति का निर्माण नहीं करती, हजारों पीढ़ियों के बाद हो सकता है नई प्रजाति का निर्माण हो जाए, तो क्या बोल देंगे, नई प्रजाति का निर्माण नहीं करती। असतत कैसी होती हैं, अल्प विभिन्नताएं कहलाती हैं, रेयर होती हैं, ये अल्प रूप से उपस्थित, कम पाई जाती हैं। दूसरी, नई प्रजाति का ये तो निर्माण नहीं करती, लेकिन ये करती हैं। नई प्रजाति का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये फर्दर दो प्रकार की होती हैं, एक सब्सटेंटिव कहलाती है, एक मेरिस्टिक कहलाती है, ठीक है। ये बात आपने नहीं पढ़ी होगी तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक कौन सी होती है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करेंगे। कर लिया भाई, मिटाऊं इसको, ये इधर वाला पार्ट मिटा देते हैं पहले। आ जाओ, किसकी बात करें, कंटिन्यूअस वेरिएशन की। दो प्रकार के हो गए, एक सब्सटेंटिव कहलाता है, एक मेरिस्टिक कहलाता है। सब्सटेंटिव और अनदर वन इज नोन एज मेरिस्टिक, ठीक है। जो सब्सटेंटिव विभिन्नताएं होती हैं, सब्सटेंटिव वेरिएशन होती हैं, इनमें आकारिकीय अंतर देखे जाते हैं, लेकिन मेरिस्टिक जो विभिन्नताएं होती हैं इनमें शरीर अंगों की जो संख्या है उन संख्या में परिवर्तन देखा जाएगा। दो बातें हैं, केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, आकारिकीय परिवर्तन है, वो तो सब्सटेंटिव कहलाता है, लेकिन अगर शरीर अंगों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाती है, मेरिस्टिक वेरिएशन कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर तो कौन सा चेंज आएगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकीय परिवर्तन देखे जाते हैं, और यहां पर शरीर अंगों में विभिन्नता, संख्या में विभिन्नता।
परिवर्तन देखा जाते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ऐसा किस में देखा जाता है, जैसे आकार अलग अलग हो जाए, ऊंचाई अलग अलग हो जाए, ठीक है, त्वचा के रंग अलग अलग हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सब्सटेंटिव टाइप की वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल, विशिष्ट एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कुछ कुत्ते और बिल्ली, डॉग और कैट ऐसे होते हैं जिनके जन्म के समय शरीर पर रोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो रोमहीन कुत्ते व बिल्ली, ठीक है, हेयरलेस डॉग एंड कैट। ठीक है, तो सब्सटेंटिव बोला है, आकारिकीय परिवर्तन ही देखा जाता है। अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों से ये क्यों भिन्न हो गए, क्योंकि इनके शरीर पर क्या नहीं पाए जा रहे हैं, रोम नहीं पाए जा रहे हैं, तो हेयरलेस डॉग एंड कैट किसका एग्जाम्पल बनता है, सब्सटेंटिव का एग्जाम्पल बन जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल, पॉलीडेक्टाइल, वो सॉरी ब्रेकिडेक्टाइली। इसको अंग्रेजी में ही आपको याद रखना है, वो अंग्रेजी को हिंदी में लिख कर दे देगा इस प्रकार, ब्रेकी डेक्टाइली। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, ब्रेकी का मतलब तो होता है छोटा, डेक्टाइली का मतलब होता है अंगुलियां। तो कुछ मानवों में जन्म के समय अंगुलियों का आकार छोटा रह जाता है, अंगुलियों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, आकार छोटा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, सब्सटेंटिव कहलाता है। अगर संख्या में परिवर्तन आ जाता तो फिर वो मेरिस्टिक बन जाता, हाँ है ना। तो ब्रेकिडेक्टाइली का मतलब हो गया छोटी अंगुलियां, छोटी अंगुलियां। ठीक है बच्चों, नंबर 3 सिंडेक्टाइली। सिन का मतलब होता है जुड़ी हुई और डेक्टाइली का मतलब होता है अंगुलियां। अब आप कहोगे जुड़ गई, ये 4 थी, अब ये जुड़ गई तो संख्या में परिवर्तन हो गया ना, दिखने से ये बीच में आपस में जुड़ेंगी, दिखने से आकारिकीय रूप से अलग अलग इनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो जुड़कर एक अंगुली नहीं बनेगी, 2 अंगुलियां जुड़ेंगी, लेकिन देखने से 2 ही प्रतीत होती हैं, इसलिए संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सिंडेक्टाइली का मतलब होता है जुड़ी हुई अंगुलियां, जुड़ी हुई अंगुलियां। ठीक है, अब मेरिस्टिक वेरिएशन की अगर बात करूं तो शरीर के अंगों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसा किस में देखा जाता है, जो हाइड्रा होते हैं उनमें जो स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स जो उपस्थित होते हैं, वो अलग अलग हाइड्रा में उनकी संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे ही केंचुए के शरीर की अगर बात करें, अर्थवर्म की बॉडी की अगर बात करें, तो उसमें शरीर के जो खंड पाए जाते हैं, बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी के दौरान पढ़ना होता है, वहां पर बताया जाता है 96 से लेकर 120 खंड जो है केंचुए के शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण की बात कर लूं, पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली का पॉली का मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त अंगुली का पाया जाना, अतिरिक्त अंगुली का पाया जाना, इसका मतलब है नॉर्मली 5 डिजिट है, एक और पाई जा रही है, छठी अंगुली यहां पर और हो जाएगी जुड़ी हुई इससे। ठीक है, तो लेकिन देखने से पृथक रूप से दिखाई दे रही है, तो ये 5 की जगह कितनी हो गई, 6। अरे ऋतिक रोशन के एक एक्स्ट्रा अंगूठा है ना, इसका एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टाइली का। तो उदाहरण की बात कर लें, यहां पर उदाहरण हो जाएगा भैया नंबर 1, हाइड्रा में स्पर्शक, टेंटिकल्स इन हाइड्रा। नंबर 2 हो जाएगा अर्थवॉर्म में देहखंड। नंबर 3 हो जाएगा पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली का मतलब एक्स्ट्रा फिंगर, अतिरिक्त अंगुली।
अतिरिक्त अंगुली का पाया जाना किसका एग्जाम्पल है? मेरिस्टिक वेरिएशन का एग्जाम्पल कहलाता है। ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस वेरिएशन के ये जो दो टाइप हैं इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। इसके बाद अपन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, वेरिएशन के बाद अब अपन बात करते हैं किसकी? आनुवंशिक शब्दों की। ठीक है, जेनेटिकल टर्म्स हैं, तो जेनेटिकल टर्म्स जितनी भी हैं उनमें पहले मैं इस प्रकार बोर्ड आपके सामने भर दूंगा, फिर इसको अपन समझते हैं। ठीक है, पहला आता है लक्षण या कैरेक्टर। क्या होता है? ये डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर कहलाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के रूपात्मक तथा भौतिक जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाती है? लक्षण कहलाती है। रूपात्मक और भौतिक, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स कहा है इनको। और उदाहरण के रूप में अगर बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पर बात कर लें, पादप की ऊंचाई जो होती है, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट हाइट। जैसे पुष्प के रंग की बात कर लें, फ्लावर कलर। किसके उदाहरण है? ये लक्षण के उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो पादप की ऊंचाई है, इसकी जो अभिव्यक्ति है वो दो प्रकार से हो सकती है। पादप लंबा हो सकता है, पादप बौना हो सकता है। तो लक्षण की जो अभिव्यक्ति होती है वो विशेषक कहलाती है, वो ट्रेट कहलाती है। ठीक है, तो लक्षण तो कौन सा है? जैसे प्लांट की हाइट है। ठीक है, इसी को ही लेकर मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण ले लिया, जैसे लक्षण तो क्या हो गया? प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट की अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? इस लक्षण की अभिव्यक्ति क्या होगी? पादप कैसा हो सकता है? लंबा हो सकता है। पादप कैसा हो सकता है? बौना हो सकता है। ठीक है भैया, तो एक लक्षण के सामान्यतः कितने विशेषक होते हैं? दो विशेषक रूप उपस्थित होते हैं। अगला आता है कारक कह दो या एलिमेंट कह दो या इसी को जीन भी कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द याद रखना है, एक बात याद रखनी है। ये जो कारक और एलिमेंट जो बात है ये तो किसने बोली है? मेंडल ने। और मेंडल के जो कारक हैं उनको जीन शब्द किसने दिया है? जॉनसन ने। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखनी है, कारक और एलिमेंट, ये जो दोनों शब्द हैं भैया, ये तो किसने बोला है? मेंडल ने। मेंडल ने बात की है इनके विषय में। और इसके लिए जीन शब्द ये किसने दिया है? जोहानसन ने। ठीक है, ये बात आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। यहाँ पर क्या है? कारक या एलिमेंट या जीन, ये वंशानुगति की इकाई कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है वो जिस इकाई के माध्यम से होता है वो इकाई क्या कहलाती है? कारक या एलिमेंट कहलाती है। जॉनसन ने इसी को ही क्या बोला है? इस रूप को, इस यूनिट को जीन कहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं कौन? ये जीन। और विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति को नियंत्रित भी करती हैं। विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति प्लांट की हाइट के लिए जीन होती है, फ्लावर के कलर के लिए जीन होती है, अपने बालों के आकार के लिए जीन होती है, आंखों के रंग के लिए जीन होती है, त्वचा के रंग के लिए जीन पाई जाती है। ठीक है, तो किसी विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है कौन भाई? ये फैक्टर या ये एलिमेंट या ये जीन। अब जीन जो है वो सिंगल रूप में भी हो सकती है, अगर जीव कैसा हो? अगुणित हो, हैप्लॉइड इंडिविजुअल हो, और दूसरे कारक के साथ भी पाई जाती हैं, लेकिन उस स्थिति में जीव कैसा होता है? द्विगुणित। तो डिप्लॉइड जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें तो जीन जोड़े के रूप में पाई जाती हैं, और अगुणित या हैप्लॉइड जो जीव होते हैं उनमें जीन जो है वो एकल रूप से उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये अपने तीन आनुवंशिक शब्द हो गए। चौथे पर आ जाएं, एलील या एलिलोमॉर्फ। जीन के वैकल्पिक रूप क्या कहलाते हैं? एलील या एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। और एलील के लिए खास बात क्या होनी चाहिए? ये समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होनी चाहिए और साथ ही एक ही स्थान पर भी मौजूद होनी चाहिए। एक ही स्थान का मतलब होता है सेम लोकस। लोकस क्या होनी चाहिए उनकी? सेम लोकस होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे समझे? समजात गुणसूत्र का मतलब क्या है? यहां पर दो गुणसूत्र मैं बना रहा हूं, एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये है। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली, आकारिकीय रूप से
और जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से समान होने चाहिए। ये मॉर्फोलॉजिकली तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी अगर मैं जीन बना दूं, ये ए जीन है, ये बी जीन है, तो ये आनुवंशिक रूप से समान नहीं है। लोकस तो सेम होगी, लेकिन जीन क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए ये होमोलोगस नहीं है, ये नॉन होमोलोगस है, असमजात गुणसूत्र कहलाते हैं। इसको होमोलोगस मेरे को बनाना है, तो इसके वैकल्पिक रूप, ए का वैकल्पिक रूप क्या बनेगा, ए बनेगा। तो समजात गुणसूत्र पर होने चाहिए और समान लोकस पर। लोकस का मतलब है स्थिति भी उनकी क्या होनी चाहिए, आमने सामने समान होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती हैं, एलील कहलाती हैं। अन्यथा इसके अलावा जो भी रूप पाया जाएगा वो नॉन एलिलिक रूप बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसी पर ही मैं देख दूसरा एग्जांपल और बना दूं, कैपिटल बी बन गया और ये स्मॉल बी बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको, देखें, कैपिटल ए और स्मॉल ए, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, ये तो दोनों क्या कहलाती हैं, ये एलील कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन स्मॉल ए स्मॉल बी इन दोनों की बात कर लूं तो ये एक ही गुणसूत्र पर है, समजात पर नहीं है, और लोकस भी इनकी अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये नॉन एलील कहलाएंगी भैया। फिर तो एलील और नॉन एलील को पहचान सकते हो ना। ठीक है, अब समजात और असमजात गुणसूत्र क्या होते हैं वो अपन नीचे देख लेते हैं। समजात गुणसूत्र वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है आकारिकीय रूप से, और जेनेटिकली का मतलब है आनुवंशिकी रूप से समान गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। असमजात गुणसूत्र जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, आकारिकीय रूप से और आनुवंशिकी रूप से असमान गुणसूत्र क्या कहलाते हैं बच्चों, असमजात या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगली बात आती है, अगला आनुवंशिक शब्द है जीन चिन्ह, जीन का सिंबल। तो जीन किसी लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए पाई जाती है। अब उस जीन को सिंबल क्या दिया जाए, तो सिंबल भैया प्रभावी के आधार पर भी दिया जा सकता है, अप्रभावी के आधार पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इस चीज को आप समझें, प्लांट की हाइट थी, ठीक है, प्लांट कैसा था, टॉल हो सकता है, लंबा हो सकता है, प्लांट कैसा हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, बोना हो सकता है। ठीक है, अब इनमें से किसी एक ट्रेट या विशेषक के आधार पर जो है वो जीन का सिंबल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे मत कर देना डोमिनेंट को इसके आधार पर दे दोगे, रिसेसिव को इसके आधार पर दे दोगे, ऐसे नहीं करना है। पहली स्थिति मैं बता रहा हूं कि प्रभावी विशेषक के आधार पर जीन को चिन्ह जो है वो प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस प्रभावी का जो विशेषक रूप है, इसका जो पहला शब्द है कौन सा है, टी, इस पहले शब्द को कैपिटल लिखोगे और पहले शब्द को स्मॉल लिखोगे। ठीक है, तो ये जो कैपिटल लिखा गया, बड़ा जो शब्द लिखा गया है, बड़े रूप में जो लिखा गया है, ये तो प्रभावी विशेषक को बताता है, और ये जो स्मॉल लिखा गया है ये अप्रभावी विशेषक को बताता है। ठीक है, तो जीन का चिन्ह अपन प्रभावी विशेषक के आधार पर दे सकते हैं, या फिर किसके आधार पर दिया जा सकता है, अप्रभावी के आधार पर। इसका पहला अक्षर ले लो, कौन सा है, डी। अब इस डी का क्या क्या रूप बन सकता है, या तो ऐसे लिख दो इसको, या फिर इसको स्मॉल रूप में स्मॉल डी लिख दो। अगर कैपिटल लिखा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये टॉल कहलाएगा, लंबा कहलाएगा, और ये लिखा जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बोना या ड्वार्फ कह देंगे। हाँ या ना। ऐसे ही प्रभावी के आधार पर दिया था, पहला लेटर कैपिटल टी लिखा था तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल कहेंगे, और ये क्या कहलाएगा, ड्वार्फ या बोना कहलाता है। ठीक है भैया, तो जीन का सिंबल या तो इसके आधार पर दे दो या इसके आधार पर दे दो, लेकिन सामान्यतः दिया किसके आधार पर जाता है, प्रभावी विशेषक जो है उसके आधार पर जीन को सिंबल दिया जाता है। अरे ठीक है भैया, तो ये जीन के सिंबल की बात होगी। अब बात आती है लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप की। फिनोटाइप और जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप।
इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या है? किसी भी लक्षण का बाहरी रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। और आनुवंशिक जो रचना होती है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जो फिनोटाइप होता है, लक्षण प्रारूप होता है, इसको प्रत्यक्ष प्रदर्शित देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब आंखों से देखा जा सकता है इसको। लेकिन जो जीनी प्रारूप होता है ये प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं होता है। उम्र के साथ परिवर्तन देखा जाता है किसमें? फिनोटाइप में। ठीक है, फिनोटाइप मतलब लक्षण जो प्रारूप है वो उम्र के साथ क्या होता चला जाता है? चेंज होता चला जाता है। लेकिन जीनी प्रारूप, जन्म के समय जो जीनी प्रारूप था, मृत्यु के समय भी जीनी प्रारूप वही बना रहेगा। कोई पौधा जन्म के समय कैसा था? कैपिटल टी था, तो मृत्यु के समय भी ये पौधा कैसा रहेगा? कैपिटल टी ही रहेगा। अरे बोलो भाई। तो लक्षण प्रारूप जो है वो तो क्या हो सकता है? उम्र के साथ परिवर्तित हो सकता है और ये जन्म से मृत्यु तक समान बना रहता है। फिनोटाइप की अगर बात करें तो वातावरणीय प्रभाव इसके ऊपर देखा जाता है, लेकिन जीनोटाइप के ऊपर वातावरणीय प्रभाव नहीं होता है। अगली बात, समान लक्षण प्रारूप अगर हो तो भिन्न जीनी प्रारूप हो सकता है। इसको समझें, लक्षण प्रारूप समान हो तो भिन्न जीनी प्रारूप कैसे हो सकता है? इसको मैं यहां पर समझाता हूं आपको। समान लक्षण प्रारूप है, जैसे पौधा कैसा है? लंबा है। ठीक है, लंबा पौधा है तो इसका भिन्न जीनी प्रारूप कैसे हो सकता है? इसका भिन्न जीनी प्रारूप ऐसे हो सकता है, कैपिटल टी ये भी क्या है? लंबा पौधा है। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है भैया? लंबा पौधा है। लेकिन ये दोनों इसके जीनोटाइप बने हैं और ये इसका फिनोटाइप कहला रहे हैं। तो समान फिनोटाइप होने पर, सेम फिनोटाइप होने पर जीनोटाइप क्या होता है? भिन्न जीनोटाइप देखा जा सकता है। क्या बात क्लियर है? अगली बात, सेम जीनोटाइप अगर है तो फिनोटाइप भी क्या होता है? सेम ही होता है। अगर इस पर कोई वातावरणीय प्रभाव नहीं होगा तो सेम जीनों का फिनोटाइप भी कैसा होता है? सेम ही होता है। और वातावरणीय प्रभाव हो जाएगा तो क्या होगा वो भी देखें आप। सेम जीनो सेम फिनो, कहने का मतलब है जीनो क्या था? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका मतलब फिनो कैसा होगा? इसका टोल ही कहलाएगा। अगर इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है तो फिनोटाइप भी कैसा हो जाएगा? इसका ड्वार्फ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए स्थिति कौन सी है? वातावरणीय प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव तो क्या होगा? ये यहां पर आप देखें, भिन्न लक्षण प्रारूप सामान्यतः भिन्न जीनी प्रारूप, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या बोला है? सेम जीनो सेम फिनो, तो यहां पर क्या बोलेंगे? सेम फिनोटाइप अगर होता है तो सेम जीनो हो सकता है, जो ऊपर वाले पॉइंट में बोला है। लेकिन इस वाले पॉइंट में देखें, भिन्न लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप अगर भिन्न है तो जीनी प्रारूप भी क्या होता है? भिन्न ही होता है। लेकिन इसका अपवाद आप याद रखोगे, और इसका अपवाद क्या बनेगा? जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो समजात जुड़वा होते हैं, उन समजात जुड़वा के केस में ऐसा देखा जाएगा। समजात जुड़वा इसका मतलब है एक ही युग्मनज से उनका निर्माण हुआ है, एक ही जाइगोट से वो बने हैं, एक ही जाइगोट से बने हैं, इसका मतलब उनका जीनोटाइप क्या है? सेम है। अब कोई समजात जुड़वा है, उदाहरण के रूप में हिंदुस्तान में वो पैदा हुए, ठीक है। अब हिंदुस्तान में जो पैदा हुए वो जो समजात जुड़वा है, उनमें से एक बच्चे को उसकी मम्मी कहाँ लेकर चली गई? यूरोप में लेकर चली गई। 10 साल तक वो वहीं रह रहे हैं। 10 साल के बाद ये दोनों समजात जुड़वा आपस में जब मिलेंगे तो एक तो गोरा होगा यूरोप वाला, और हिंदुस्तान वाले की अगर बात करूं तो थोड़ा सांवला होगा वो, आया ना। इसका मतलब है दोनों में जीनोटाइप क्या है? सेम ही है, क्योंकि एक ही जाइगोट से निर्माण हुआ है भैया इनका। लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण त्वचा का रंग क्या हो गया है? इनका पृथक पृथक हो गया है, भिन्न भिन्न रंग जो है वो देखा जाता है इनमें। तो क्या बोला? भिन्न लक्षण प्रारूप में सामान्यतः भिन्न जीनी प्रारूप होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो समजात जुड़वा होते हैं उनमें लक्षण प्रारूप भिन्न है, त्वचा का रंग उनमें अलग अलग है, लेकिन उनका जीनी प्रारूप क्या है? समान है। ठीक है, तो इसका अपवाद याद रख लेना, यहां पर लिख रहा हूं मैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आइडेंटिकल ट्विंस, समजात जुड़वा।
ठीक है। और अपने समझने के लिए वो एग्जाम्पल लिख लेना कि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, एक को यूरोप ले गए, एक को हिंदुस्तान में ही रखा गया, एक गोरा हो गया, एक सांवला हो गया, 10 साल बाद मिलते हैं तो ऐसे दिखने से लगता ही नहीं है कि ये एक ही पैतृकों की संतानें हैं क्या दोनों, हाँ है ना। तो अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनका लक्षण प्रारूप क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो भिन्न लक्षण प्रारूप हो गया है वातावरण के प्रभाव के कारण, लेकिन जीनी प्रारूप उन समजात जुड़वा का क्या बना हुआ है भैया, सेम ही बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इधर देखें, डिफरेंट जीनों में है सेम फिनो, डिफरेंट जीनों का समान फिनो कैसे हो सकता है, ये यहां पर देख लें, ये देखें डिफरेंट जीनों हैं दोनों के, लेकिन फिनो क्या है, सेम है। ये कब समझाया था, समान लक्षण प्रारूप में भिन्न जीनी प्रारूप हो सकता है, ये यहाँ पर समझाया था। इसी को उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया है, अलग अलग जीनोटाइप हैं लेकिन फिनोटाइप क्या है, मे हैव सेम फिनोटाइप भी हो सकता है। क्या बात क्लियर हो गई भैया। इसको वीडियो को पॉज करके लिखें, उसके बाद अपन 8वें आनुवांशिक शब्द की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों अगले आनुवांशिक शब्द की ओर अपन बढ़ते हैं। नंबर 8 आएगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था। कौन सी है ये, ठीक है, पहले इसको समझे। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस अवस्था कौन सी कहलाती है। समयुग्मजी अवस्था वो है, समान युग्म विकल्पी इसमें पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं समयुग्मजी को, होमोजाइगस, होमोजाइगस। और विषमयुग्मजी क्या कहलाता है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस समान युग्म विकल्पी पाए जाते हैं ऐसी स्थिति में, जैसे पादप की ऊंचाई के लिए मैं बात कर लूं समान रूप से, तो ये दोनों समान कहलाती हैं, तो ये समयुग्मजीय अवस्था है। ये दोनों समान कहलाती हैं तो ये भी समयुग्मजीय अवस्था है। ये पादप का फिनोटाइप लंबा बनेगा, ये पादप कौन सा है, बौना है, ठीक है। असमान युग्म विकल्पी पाई जाती है अवस्था कौन सी कहलाती है, विषमयुग्मजी। असमान रूप कौन सा बनेगा, एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, तो ये अवस्था कौन सी कहलाती है, असमान युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब है एलील, ठीक है। तो दोनों एलील कैसी हैं, असमान हैं। नेक्स्ट आ जाए, किसी ट्रेट हेतु शुद्ध होती हैं ये ट्रेट हेतु शुद्ध का मतलब है अगर ऐसे पादप का क्रॉस ऐसे ही पादप से करवाया जाए, कहने का मतलब कैपिटल टी का कैपिटल टी से ही क्रॉस करवाया जाए, तो सभी संततियां कैसी प्राप्त होती हैं, लंबी ही प्राप्त होंगी। और दूसरी और इस पादप का बोने पादप के साथ ही क्रॉस करवाया जाए तो सारी संततियां ही बोनी प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है किसी भी ट्रेट के लिए क्या होती है, ये शुद्ध होती है समयुग्मजीय अवस्था। किसी ट्रेट हेतु अशुद्ध होती है। अशुद्ध क्यों बोला है इसको, क्योंकि ऐसे पादप का क्रॉस ऐसे पादप के साथ में करवाया जाएगा तो इसमें शुद्ध रूप से बोने भी बनेंगे, ठीक है। हाइब्रिड लंबे जो हैं वो भी बनेंगे और शुद्ध रूप से जो लंबे पादप हैं उनका निर्माण भी होता है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, आगे चलकर पढ़ेंगे इसी को ही अपन। कहने का मतलब है जो संततियां होती हैं वो भिन्न प्रकार की संततियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, अशुद्ध बोला है। एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, एक ही प्रकार का युग्मक बनता है। जैसे पादप कौन सा है, कैपिटल टी है, ये तो डिप्लॉयड अवस्था है पादप की, लेकिन जब ये युग्मक बनाएगा तो अपने को पता है एक जोड़ी जो एलील पाई जाती है द्विगुणित पादप में, उसमें से एक ही एलील युग्मकों में स्थानांतरित होती है। इसका मतलब एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा यहाँ पर। लेकिन पादप कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये पादप है कैपिटल टी स्मॉल टी तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी प्रकार का और एक बन जाएगा स्मॉल टी प्रकार का। बोलो जी अगली बात, संकर ओज अनुपस्थित होती है। संकर ओज का मतलब क्या है, जब दो शुद्ध पादप पैतृकों को, ये शुद्ध पादप पैतृक हैं, इनका क्रॉस करवाया, यहां से एलील कैपिटल टी आई, यहां से एलील स्मॉल टी आई और इन दोनों का क्रॉस हुआ तो पादप कैसा बना, ऐसा बना, तो ये संकर पादप कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। ये हाइब्रिड जो है अपने पैतृकों से लक्षणों में ज्यादा विशिष्ट होता है, ठीक है, अधिक समताएं ये दर्शाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड वीगर कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पर संकर ओज अनुपस्थित होती है क्योंकि ऐसे पादप का ऐसे से क्रॉस करवाया सारे ही लंबे बनेंगे, ऐसे का ऐसे से ही करवाया सारे ही बोने बनेंगे, कोई भी संकर नहीं बनेगा, तो संकर ओज नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर संकर ओज उपस्थित होती है, क्यों, क्योंकि ऐसे पादप का ऐसे से क्रॉस करवाया, कहने का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाया
तो इसमें एक पादप तो ऐसा बनता है भैया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे, दो पादप ऐसे बनते हैं और एक पादप कैसा बनता है, स्मॉल टी। ये 3 टाइप के पादप बनेंगे, नंबर इनका 4 होगा। और ये देखो यहाँ पर ये हाइब्रिड प्लांट बन रहा है, तो यहाँ पर संकर ओज जो है वो उपस्थित होती है। अगला टर्मिनोलॉजी, ये तो 8 नंबर होगी। 9 नंबर हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब है द्विगुणित जीव में किसी लक्षण की एकल एलील की उपस्थिति। इंडिविजुअल कैसा है, डिप्लॉइड है, लेकिन अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि फैक्टर की अगर बात करें तो सिंगल पाया जाता है हैप्लॉइड में, 2 जोड़े में पाई जाती हैं, या एक जोड़ा उपस्थित होता है, तो ऐसा किस में देखा जाता है, डिप्लॉइड में। लेकिन डिप्लॉइड में अगर एकल एलील ही पाई जाए, जोड़े में नहीं पाई जाए, तो ये स्थिति हेमीजाइगस कहलाती है। और ऐसा कहाँ देखा जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र जो हैं उसके असमजात भाग। असमजात भाग का मतलब हो गया कि इस प्रकार समझें इसको आप, ये एक्स गुणसूत्र है और ये वाला इस प्रकार से हुक शेप का क्या कह रहेगा, वाई गुणसूत्र कह रहेगा। तो ये तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक्स और वाई का ये वाला जो भाग है, ये वाला ये तो समजात कहलाते हैं, लेकिन ये वाला भाग और एक्स का ये ऊपर वाला भाग, ये दोनों असमजात भाग हो गए। तो एक्स और वाई के असमजात भाग पर अगर कोई एलील पाई जाती है तो फिर वो हेमीजाइगस स्थिति में ही उपस्थित होती है। वो एक ही गुणसूत्र पर पाई जाएगी, या तो एक्स पर उपस्थित होगी या फिर वाई पर पाई जाएगी। और इसके उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे कि मानव नर जो होता है, नर का मतलब एक्स वाई गुणसूत्र हो गए, मानव नर जो है वो हीमोफीलिया के लिए और वर्णांधता के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए ही वो क्या दर्शाता है, हेमीजाइगस स्थिति दर्शाता है। कहने का मतलब है हीमोफीलिया के लिए XHY ये स्थिति पाई जाती है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर बात करूं तो नर में बात कर रहा हूं, XY गुणसूत्र होंगे, ये कलर ब्लाइंडनेस की एलील पाई जाएगी यहाँ पर। तो मानव नर जो है वो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के लिए क्या होता है, हेमीजाइगस स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये क्या होते हैं, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होता है। कौन है, प्रभावी। प्रभावी वो होता है जो समयुग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित करे और विषमयुग्मजी अवस्था में भी अपने आप को प्रदर्शित करे। आगे चलकर बताएंगे कि डोमिनेंट एलील जो है वो रिसेसिव एलील को प्रदर्शित नहीं होने देती है, तो ये पौधा भी लंबा बनेगा, ये पौधा भी लंबा बनेगा। और प्रभावी एलील कौन सी हो गई, जो समयुग्मजी मतलब दिस वन और विषमयुग्मजी मतलब दिस वन, ठीक है, इन दोनों ही स्थिति में अपने आप को प्रदर्शित करे वो तो डोमिनेंट कहलाती है। और जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त करे वो क्या कहलाती है, अप्रभावी कहलाती है। समयुग्मजी अवस्था अगर ये इसी रूप में ही अपने आप को प्रदर्शित करे तो उसे अपन क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे, ठीक है। या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूं, अपने विपर्यासी एलील, कॉन्ट्रास्टिंग एलील की उपस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित करें तो ये इसकी प्रेजेंस में तो नो डाउट टोली बनेगा। लेकिन ये कैपिटल टी विपर्यासी एलील स्मॉल टी की उपस्थिति में भी प्रदर्शित कर रही है तो प्रभावी है। और अगर स्मॉल टी इसके साथ आ जाए, कैपिटल टी के साथ आ जाए, तो ये स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित यहां नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये स्मॉल टी तो केवल कब प्रदर्शित करेगी, समयुग्मजी अवस्था में ही अपने आप को प्रदर्शित करेगी। अगला, सामान्यतः जंगली प्रकार की एलील कहलाती हैं। कोई भी वाइल्ड टाइप की एलील होती है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाती है, अप्रभावी रिसेसिव बन जाती है। और अप्रभावी एलील कौन सी होती हैं, सामान्यतः उत्परिवर्तित एलील कहलाती हैं। म्यूटेशन के कारण जो बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, अप्रभावी कहलाती हैं। इसका मतलब है जो डोमिनेंट एलील होती हैं वो तो क्या है, जंगली प्रकार वाइल्ड टाइप की एलील है। वाइल्ड टाइप की एलील में अगर म्यूटेशन होता है तो फिर क्या बनती है, अप्रभावी एलील का निर्माण होता है। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो। हाँ, अगली बात, सहोदर। सहोदर का मतलब है सिबलिंग, एक समजात जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विन्स अभी आपको बताए थे मैंने फिनोटाइप जीनोटाइप के डिफरेंस में, तो वो तो एक ही समय में पैदा हुए हैं, एक ही साथ पैदा हुए हैं। लेकिन सहोदर या सिबलिंग ये कौन से होते हैं, एक ही जनक की वो संतानें जो भिन्न भिन्न समय पर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सहोदर कहलाती हैं। जैसे एक भाई है, एक बहन है, भाई 2 साल बड़ा है, बहन 2 साल छोटी है, तो ये भाई और बहन आपस में क्या बन गए, सहोदर बन गए। एक भाई और एक बहन है जो दोनों 10-10 साल के हैं, एक साथ ही जन्मे थे, वो क्या कहलाते हैं, समजात जुड़वा कहलाते हैं। अगली बात, जीनोम। गुणसूत्र की अगुणित समुच्चय पर उपस्थित सभी जीनों का जो योग होता है वो क्या बनाता है, एक जीनोम बनाता है।
तो गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय की ये बात कर रहे हैं। तो इस जीनोम के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ये जीनोम का उदाहरण यहां मैं बता रहा हूं। जैसे मटर के पौधे की बात करूं तो मटर के पौधे में जो डिप्लॉयड स्थिति होती है 2n स्थिति होती है, और जो अगुणित स्थिति होती है n स्थिति होती है, वो कौन कौन सी होती है? देखें तो मटर के पौधे में 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। तो हैप्लॉइड संख्या कितनी हो गई? 7। इसका मतलब है जीनोम का मतलब क्या है? गुणसूत्र की अगुणित समुच्चय है। तो गुणसूत्र का अगुणित समुच्चय मतलब हैप्लॉइड। तो मटर के पौधे में कितने जीनोम हो गए भैया? 7 जीनोम हो गए। ऐसे ही मैं मानव की अगर बात कर लूं, नंबर 2 मानव की बात करें तो मानव में 2n बराबर कितना होता है? 46 होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मानव में जीनोम की संख्या कितनी हो गई? 23 हो जाती है। ऐसे ही ड्रोसोफिला की बात कर लें, ठीक है, ड्रोसोफिला में 2n बराबर कितना होता है? 8 होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हैप्लॉइड संख्या कितनी हो गई? 4। तो जीनोम की संख्या भी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। जीन पूल का मतलब क्या है? किसी समष्टि के सभी जीवों की कुल जीनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझो, ये जैसे एक क्लास है, इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, साथ में एक टीचर भी खड़ा है। तो कितने हो गए? 101 हो गए। अब इन 101 इंडिविजुअल की सभी जीनों का जो योग होगा वो सभी जीनों का योग क्या कहलाता है भैया? जीन पूल कहलाता है। क्योंकि इस क्लास की समष्टि कौन बनी है? यहाँ के बच्चे, और यहाँ का जो टीचर है वो इस समष्टि के ही भाग बने हैं। इन समष्टि के सभी जीनों का जो योग है वो क्या कहलाता है भैया? जीन पूल कहलाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी 13 तक मैंने आपको करवा दी है, और अब जो नेक्स्ट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन लेक्चर नंबर 2 में करेंगे कल। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही अपन चल रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर ये सारी चीजें जो हैं वो थ्योरी में देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन इन सभी टर्मिनोलॉजी को मैं एक साथ पहले आपको करवा देता हूं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। चलो, थैंक यू।